हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर हिमांशु ओझा। आज हम बात करने वाले हैं नीट काउंसलिंग पर। तो इस पूरे वीडियो को लास्ट तक आप एक एक लाइन अच्छे से सुन लीजिएगा। अगर आपने कुछ मिस कर दिया तो शायद आप काउंसलिंग में बहुत बड़ी चीज मिस्टेक कर सकते हैं। तो लास्ट तक बने रहिए इस पूरे वीडियो में। नेक्स्ट, हमसे काउंसलिंग अगर आपको करवानी है, हमारी हेल्प लेनी है नीट काउंसलिंग में, तो आपको क्या करना है, नीचे आपको ये एक नंबर नजर आ रहा है, इस पर व्हाट्सएप करना है। केवल व्हाट्सएप किसी भी टाइम करिए, हमारा रिप्लाई आपको 10 से 6 बजे के बीच में पॉजिटिवली मिल जाएगा। तो आप व्हाट्सएप करिए इस नंबर पे पॉजिटिवली। और लास्ट में हम और आपको बताएंगे आपको किस तरह से हमसे जुड़ सकते हैं, क्या रहता है तरीका। बात करते हैं भाई नीट काउंसलिंग की। आप लोगों का नीट का एग्जाम हो गया है, रिजल्ट तकरीबन नीट के 1 महीने बाद आता है अगर सब चीजें सही रहती हैं तो। उसके 15 दिन बाद स्टार्ट हो जाती है नीट काउंसलिंग। अब क्या है नीट काउंसलिंग? तो अगर किसी भी स्टूडेंट को MBBS, BDS, वेटेरिनरी या BAMS, BHMS, BUMS या यौगिक साइंस, इस तरह के कोर्सेज, या फिर हम कहें BSc नर्सिंग के टॉप कॉलेजेस, इनमें एडमिशन लेना है, तो अब नीट की काउंसलिंग से ही आप ये एडमिशन ले सकते हैं। क्या होता है नीट काउंसलिंग? मेनली अगर हम कहें तो 2 तरह से होती है। एक होती है ऑल इंडिया काउंसलिंग और एक होती है स्टेट काउंसलिंग। ये दोनों चीजें लागू होती है MBBS, BDS, वेटेरिनरी पर भी, और जो भी बचे हुए आपके कोर्सेज हैं उन पर भी। हम बेसिकली इस वीडियो में जो बात करेंगे वो MBBS और BDS की करेंगे, क्योंकि MBBS, BDS की एक अलग काउंसलिंग होती है। वेटेरिनरी की काउंसलिंग सेपरेट है, अलग है, यानी दूसरी अलग काउंसलिंग। और एक काउंसलिंग होती है आयुष की। आयुष मतलब आयुर्वेद, यूनानी, यौगिक एंड नेचुरोपैथी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। तो ये 3 तरह की काउंसलिंग है अलग अलग। किसी को आयुर्वेद में एडमिशन लेना है, आयुष की काउंसलिंग करवानी है। किसी को वेटेरिनरी में एडमिशन लेना है, उनको अलग काउंसलिंग करवानी है। और किसी को MBBS या BDS में एडमिशन लेना है, तो जिस काउंसलिंग की अभी हम बात कर रहे हैं ये आपको करवानी है। बाकी सब पे भी हम अलग से वीडियो बनाएंगे, ये केवल MBBS और BDS के लिए है। तो भाई MBBS और BDS की काउंसलिंग 2 तरह की होती है, एक है ऑल इंडिया काउंसलिंग और एक है स्टेट काउंसलिंग। यानी देखिए, कोई भी मेडिकल कॉलेज इंडिया का, अगर हम बात करें 2021 के अकॉर्डिंग, तो 310 मेडिकल कॉलेज ऐसे थे, टोटल 310 मेडिकल कॉलेजेस जो गवर्नमेंट की कैटेगरी में आते हैं। या तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जैसे BHU, या एम्स हैं, या आप कह सकते हैं कुछ और सेंट्रल इंपॉर्टेंस के इंस्टीट्यूट्स हैं, या फिर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं जो किसी ना किसी स्टेट में सिचुएटेड है, या फिर यूनियन टेरिटरीज में। तो भाई ऐसे मेडिकल कॉलेजेस का नंबर था 310। कब? 2021 में 310 ऐसे टोटल मेडिकल कॉलेजेस थे। अब मैंने यहां पर MBBS की बात की है, BDS की भी नहीं की। BDS और ऐड करेंगे तो मेडिकल कॉलेजेस के नंबर एंटर हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। फिलहाल मैं केवल 310 का मतलब कह रहा हूं, MBBS मेडिकल कॉलेजेस। तो देखिए, हर मेडिकल कॉलेज की सीट को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक है 85% का स्टेट कोटा और एक है 15%, 15% का ऑल इंडिया कोटा। तो ऑल इंडिया कोटा में क्या होता है, हर कॉलेज में, कह रहा हूं सपोज करिए 100 सीटें हैं किसी मेडिकल कॉलेज के पास, तो उसकी 15 सीटें जो हैं वो ऑल इंडिया काउंसलिंग से फिल होगी, और 85% जो सीट्स हैं, यानी 85 सीट्स जो हैं वो स्टेट काउंसलिंग से भरेंगी। ये होता है तरीका। अब देखिए, जैसे ही नीट का रिजल्ट आता है उसके 15 दिन बाद जो स्टार्ट होती है वो है ऑल इंडिया काउंसलिंग, जो करवाता है MCC, मेडिकल काउंसलिंग कमिटी। MCC क्या करेगा, आपको जैसे ही ये काउंसलिंग करनी रहेगी, आप क्या कर सकते हैं, या तो किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए। व्हाट इज डीम्ड यूनिवर्सिटी? तो भाई ऐसी ऑटोनमस यूनिवर्सिटीज जिनको हम एक तरह की प्राइवेट यूनिवर्सिटी कह सकते हैं, लेकिन वो ऑटोनमस है, उनके अंडर में कोई कॉलेज नहीं आता है, वो अपने आप में एक यूनिवर्सिटी है, वहीं आपको पढ़ना होता है। और ऐसी तकरीबन 47 to 48 इस टाइम पे डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं इंडिया में MBBS मेडिकल कॉलेजेस के लिए। अगर आपको इन डीम्ड यूनिवर्सिटीज में से या फिर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में से किसी में भी एडमिशन लेना है 15% कोटा पे, तो आप जाते हैं इस काउंसलिंग में, यानी MCC की जो 15% काउंसलिंग है। अब इनमें भी जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं उनमें 100% सीट्स इसी काउंसलिंग से भरती है। यानी डीम्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो केवल यही काउंसलिंग है, गवर्नमेंट कॉलेज में लेना है तो 2 काउंसलिंग्स हैं। अब MCC की बात कर लेते हैं हम। MCC में हमने जैसे ही नोटिफिकेशन आउट होगा, आपको हमसे बने रहना है, जुड़े रहना है, जैसे ही
काउंसलिंग स्टार्ट होती है उस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, एमसीसी की वेबसाइट पे जाना है जो कि mcc.nic.in है। यहां जाकर आपको रजिस्ट्रेशन के लिए देखने को मिलेगा। रजिस्ट्रेशन के लिए एक अलग से लेफ्ट साइड में न्यू रजिस्ट्रेशन का बार होगा, उसको हम क्लिक करेंगे। वहां जाकर हमें एक सिंपल डिटेल्स भरनी है, यानी कि हमारा नाम जो भी हमने नीट के फॉर्म में भरा था, हमारे 10th की मार्कशीट में है सेम, ऐसे ही अदर इंफॉर्मेशन, फादर्स नेम, मदर्स नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, ये सब चीजें, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब हमको फिल करना है और रजिस्ट्रेशन कर लेना है। जैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे हमें कुछ पासवर्ड भी मिलेगा, की भी मिलेगी, कुछ ऐसा यूजर नेम मिलेगा, वो हमको संभाल के रखना है। अब हमें वापस बाहर जाना है और लॉगिन पे आना है। रजिस्ट्रेशन हो चुका है, लॉगिन पे आना है। इनकी डेट्स मिलती है, नोटिफिकेशन पे दिया होता है कि आपको कब रजिस्ट्रेशन करना है, आपको कब चॉइस फिलिंग करनी है, सबकी डेट्स है। तो स्टेप 1 था रजिस्ट्रेशन, वो आपने फिल कर लिया है। स्टेप 2 में क्या होता है, आपको फीस देनी होती है। फीस किसकी? काउंसलिंग कराने की, यानी काउंसलिंग कराने की भी एक फीस है भाई। क्या करना है आपको, आपको जाना है और फीस सबमिट करनी है। और वो फीस कितनी होगी, अगर हम एज पर लास्ट ईयर तक की बात करें तो ऑल इंडिया काउंसलिंग, मैं केवल ऑल इंडिया की बात कर रहा हूं, स्टेट में फिर से नई काउंसलिंग करनी पड़ेगी अपने अपने स्टेट के लिए, और वहां पर फीस भी आपको अलग वापस देनी पड़ेगी। ऑल इंडिया के लिए क्या करना है, ऑल इंडिया के लिए आपको जो फीस देनी है जनरल वाले बच्चों को वो है 11,000 रुपए। ये 11,000 कैसे डिवाइडेड है, इसमें से 10,000 रुपए जो है वो सिक्योरिटी है, यानी कि इन केस आपको कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिलता है तो आपकी ये फीस रिफंड हो जाएगी 10,000 रुपए, 10,000 रुपए। और 1,000 रुपए जो है वो एक्चुअल काउंसलिंग कॉस्ट है, वो आपकी रिफंडेबल नहीं है, नॉन रिफंडेबल है, वो तो जाएगी। यानी 10,000 रुपए वापस हो सकती है अगर आपको कोई कॉलेज नहीं मिलता है। और अगर मिल जाता है तो नॉर्मली वो आपके जो भी मेडिकल कॉलेज की फीस है उसमें आगे उसी को जोड़ दिया जाता है, आप ये कह सकते हैं। और कुछ केसेस में, कुछ स्टेट काउंसलिंग में वो रिफंड भी हो जाती है। अब बात आती है, अगर हम कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, आप अगर कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, ओबीसी हैं, एससी एसटी हैं, तो उस केस में आपका क्या फीस लगती है। तो मेनली कैटेगरीज एससी एसटी के लिए हम बात कर रहे हैं। क्या ये फीस हो जाएगी 5,500, 5,500 रुपए। कैसे, अगेन 5,000 रुपीज है इसकी सिक्योरिटी फीस जो कि रिफंडेबल है, वापस हो जाएगी आपको अगर कॉलेज नहीं मिलता है। 500 रुपए जो है वो है आपकी एक्चुअल काउंसलिंग फीस जो आपको रिफंड नहीं होगी, जो आपकी काउंसलिंग लगेगी। तो नोटिफिकेशन में आपको जो भी फीस की डेट दी जाएगी उसमें आपको ये फीस सबमिट करनी है। उसके बाद क्या होगा, अब आपने फीस सबमिट कर दी, आपके पास रिसिप्ट आ जाएगी फीस की। थर्ड स्टेप है बहुत इंपॉर्टेंट, और वो है चॉइस फिलिंग का। यानी आपको प्रेफरेंस भरनी है, चॉइस फिल करनी है, कौन सा कॉलेज आपको किस नंबर पे रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अगर चॉइस फिलिंग सही नहीं होती है तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। कई बार कम नंबर वालों को, कम नंबर का मतलब आप ये मत सोच लेना कि 200 नंबर या 100 नंबर, कम नंबर का मतलब है अगर जिसके फिक्स 600 नंबर हैं, 610 नंबर है, उसे थोड़ा बेटर कॉलेज मिल जाता है। 630 वाले को उतना बेटर कॉलेज नहीं मिल पाता क्योंकि उसने चॉइस फिलिंग सही से नहीं की है। चॉइस फिलिंग भी हम आपको हेल्प करते हैं, जो बच्चे हमारे काउंसलिंग में रजिस्टर्ड होते हैं उनको पूरी चॉइस फिलिंग हम देते हैं किस तरह से करवाई जाएगी। तो भाई चॉइस फिलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, किस मेडिकल कॉलेज को किस नंबर पे रखना चाहिए जिससे कि वो आपको मिल सकता है और सबसे बेस्ट आपको मिले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए चॉइस फिलिंग आपको करनी रहेगी, जो भी आपको टाइम दिया जाएगा, एक डेट लिखी रहेगी कि इस तारीख से इस तारीख के बीच चॉइस फिलिंग करनी है। उसके बाद होगी चॉइस लॉकिंग, यानी लास्ट जब आपने सारी चॉइस फिल कर ली तो एक टाइम मिलेगा, उसके बाद आप चॉइस लॉक कर सकते हैं। यानी आपने चॉइस लॉक कर दी, अब आपको चेंज नहीं करना है। जब तक आप चॉइस लॉक नहीं करते हैं तब तक आप अपनी चॉइसेस को चेंज कर सकते हैं, उसके बाद आप नहीं कर पाते हैं। तो भाई जैसे ही चॉइस लॉकिंग हो गई, अब हमने अपना काम कर दिया है। अब स्टेप नंबर 4 जो है वो आपका काम नहीं है, वो काउंसलिंग कमेटी का काम है। यानी कि 4th स्टेप में आता है आपका रिजल्ट जो डिक्लेयर होता है अगेन एमसीसी की वेबसाइट पे होता है। और रिजल्ट हर स्टूडेंट का अलग से लॉगिन करके आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, एक कॉमन कह सकते हैं हम कि आपकी डेटा शीट आ जाएगी, यानी कि एक पूरी शीट प्रेजेंट रहेगी। आप देख सकते हैं किस बच्चे को कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है और उसका रैंक क्या रहा है नीट का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे कि कोई बच्चा ये नहीं कह सकता कि भाई मुझसे ज़्यादा वाले को ऐसा हुआ, मेरे से कम वाले को मेडिकल कॉलेज मिल गया, मुझे नहीं मिला। ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है, बिल्कुल सबके सामने है, हर कोई चेक कर सकता है। तो इस लिस्ट में दोनों चीज़ें होंगी, जिन्होंने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज लिया है उनका भी नाम होगा, जिन्होंने डीम्ड यूनिवर्सिटीज ऑप्ट किए उनका भी नाम होगा, उनके सामने लिखा होगा कौन सी डीम्ड यूनिवर्सिटी उन्हें मिली है, और जिन्हें बीडीएस मेडिकल कॉलेजेस मिले हैं उनका भी नाम होगा। यानी कि इस लिस्ट में एमबीबीएस बीडीएस की सभी
मेडिकल कॉलेजेस के नाम और हर बच्चे का जिसको भी कोई कॉलेज मिला है उसका नाम लिखा होता है। इन केस आपको कॉलेज नहीं मिला है तो आपका रोल नंबर इस रिजल्ट में नहीं आएगा। ये होता है तरीका। हर बच्चे के सामने लिखा रहता है उसको कौन सी कैटेगरी, यानी किसी की ओबीसी है, किसी की एससी एसटी है, पीडब्ल्यूडी है, कौन सी कैटेगरी में उसे मेडिकल कॉलेज मिला है। तो ये सब चीजें यहां पे मेंशन होती है। ये रहते हैं 4 स्टेप्स इंपॉर्टेंट एमसीसी की एआईक्यू मेडिकल कॉलेजिंग कमिटी के लिए जो काउंसलिंग है उसके लिए, यानी कि एआईक्यू का मतलब है ऑल इंडिया काउंसलिंग, जो 15% के लिए हो रहे हैं। हमने बार बार ये बात कर ली है। अब देखिए नेक्स्ट, अगर इन केस आपको मेडिकल कॉलेज नहीं मिलता है तो अभी ये काउंसलिंग खत्म नहीं हो गई, ये फर्स्ट राउंड था भाई। ऐसा ही एक और राउंड होगा, सेकेंड राउंड, उसके बाद होगा मॉपअप राउंड, उसके बाद होगा स्ट्रे वैकेंसी राउंड। यानी कि ऐसे 4 राउंड्स आजकल होते हैं। पहले होता था फर्स्ट और सेकंड, और उसके बाद में सीधा मॉपअप होता था। अब होता है फर्स्ट सेकंड, उसके बाद मॉपअप और फिर स्ट्रे वैकेंसी राउंड। 4 राउंड्स रहते हैं। और उसके बाद भी अगर सीट्स बच जाती हैं तो स्पेशल मॉपअप या स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड भी होते हैं। तो अगर किसी को पहले राउंड में मेडिकल कॉलेज नहीं मिला तो उसे सेकंड राउंड में आगे बढ़ना है। अब ऐसे बच्चे जिन्होंने फर्स्ट राउंड में अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया था, फर्स्ट राउंड में उनकी फीस भी सबमिट थी, उन्होंने रजिस्ट्रेशन की फीस भी सबमिट करी थी, उन्हें वापस रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं होती है। ऐसे बच्चे जिन्होंने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था, फीस सबमिट नहीं की थी, उन्हें वापस रजिस्ट्रेशन और फीस सबमिट करने की जरूरत होती है। तो केवल उन्हीं बच्चों को करना है जिन्होंने पहले नहीं किया। जिन्होंने कर रखा है उन्हें कुछ नहीं करना होता है, सीधा प्रेफरेंस भरनी होती है। देखिए चॉइस फिलिंग तो सबको करनी है, चाहे मेडिकल कॉलेज मिला नहीं मिला, पहले पार्टिसिपेट किया नहीं किया, सेकंड राउंड में वापस चॉइस फिलिंग की जाएगी, क्योंकि पहले राउंड में की हुई चॉइस फिलिंग आपकी नल हो जाती है, कैंसिल आउट हो जाती है, जिन्होंने करी थी उनकी भी, जिन्हें कुछ मेडिकल कॉलेज मिला उन्हें भी। अब बात आती है कि अगर किसी को मेडिकल कॉलेज मिल गया तो राउंड 2 में पार्टिसिपेट क्यों करेगा? तो वो भी सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकता है, और बेटर कॉलेज के लिए। इसको कहते हैं क्या? बेटरमेंट, या इससे बेटर हो जाना। तो ऐसे बच्चे जिन्हें पहले कोई मेडिकल कॉलेज मिला था फर्स्ट राउंड में और वो चाहते हैं सेकंड राउंड में उससे बेटर कॉलेज मिले, उसके लिए वो अपग्रेडेशन करवाते हैं। इस प्रोसेस को अपग्रेडेशन कहते हैं, जो कि आपको मेडिकल कॉलेज में जब आपको एडमिशन होता है वहां जाना होता है। जैसे हमको रिजल्ट आ गया, हमारा नाम आ गया, हमें क्या करना है? मेडिकल कॉलेज जाना है। नोटिफिकेशन में दिया होगा कि किस तारीख से किस तारीख के बीच में जाना है। हमको सारे अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने होते हैं। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होते हैं वो आप एक बार देख लीजिए। 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, नीट का जो एडमिट कार्ड है। अब आप कहेंगे नीट का एडमिट कार्ड तो हमारा रख लिया गया है सेंटर के अंदर। जी हाँ, एग्जामिनेशन सेंटर में रख लिया, लेकिन एक एडवाइजरी जारी हुई थी, याद करिए, कि नीट का एक एडिशनल एडमिट कार्ड भी आप अपने साथ रखें, इवन 2 कॉपीज रखें। तो आपको अभी से अपने पास एक और एडमिट कार्ड संभाल के रख लेना है, फोटोज चिपका करके सब कुछ चीजें करके उसे रख लेना है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो नीट में हमने फॉर्म भरा था, एप्लीकेशन फॉर्म, वो भी रखना है। काउंसलिंग का जो हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा है, फीस सबमिट किया, उसके रिसिप्ट, और अगर हम किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कैटेगरी सर्टिफिकेट हमारा। इसके अलावा हमने अपनी जो 8 पासपोर्ट साइज फोटोज हैं, जो भी हमने नीट के फॉर्म में फिल की थी, ऐसी 8 पासपोर्ट साइज फोटोज हमको रखनी है। नाम और जितनी भी डिटेल्स है हमको सेम रखनी है जो हमने नीट के फॉर्म में भरी थी, वही काउंसलिंग में रखनी चाहिए हमें। ये होता है तरीका। तो भाई इस तरह से हम ये सब डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाएंगे कॉलेज में, जिस भी कॉलेज में हमको अलॉट हुआ है। अगर हमको मेडिकल कॉलेज चाहिए वही तो हमको जाना है, नहीं चाहिए तो नहीं जाना है। अगर आप जाते हैं वहां पर तो आपका सब अलॉटमेंट हो जाएगा। इस केस में आपको अपग्रेडेशन की चांस मिलेगी, यानी सेकेंड राउंड में आप बेटर मेडिकल कॉलेज के लिए जा सकते हैं। उसके लिए आपको केवल चॉइस फिलिंग करनी होती है, और चॉइस फिलिंग में आप वापस चॉइस फिल करिए, और इस बार कोशिश करिए जो आपको मिला नहीं और आपको चाहिए बेटर कॉलेजेस, उनको आप रखिए प्रेफरेंस लिस्ट में। ये होता है भाई तरीका। बात करते हैं ऐसे बच्चे जिन्हें कॉलेज नहीं मिला, वो क्या करेंगे? वो वापस सेकेंड राउंड में चॉइस फिल करेंगे। अब बात आती है कि चॉइस फिल में कितने कॉलेजेस की चॉइस फिलिंग करनी चाहिए। तो भाई जितने भी कॉलेजेस है, मैंने कहा 310 लास्ट ईयर थे गवर्नमेंट कॉलेजेस, तो आप 310 के 310 लिख सकते हैं, यानी वहां कोई लिमिटेशन नहीं है। आप सारे के सारे मेडिकल कॉलेज भी लिख सकते हैं। आपको जितने मेडिकल कॉलेज भरने आप भर सकते हैं। प्रेफर करिए सारे मेडिकल कॉलेज फिल करना। आपके नंबर अगर थोड़े कम है तो, अगर ज्यादा नंबर है तो आप केवल वही फिल करिए जो आपको चाहिए मेडिकल कॉलेज। तो ये तरीका रहता है। वैसे हम प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनानी चाहिए उस पर एक अलग से वीडियो भी बनाते हैं, और जो हमारे अंडर में काउंसलिंग करवाते हैं बच्चे, उन्हें हम ये बना करके देते हैं खुद से। तो भाई ये रहता है तरीका। अब
हमने कॉलेज या तो लिया या नहीं लिया। सेकंड राउंड में फिर से ये सारे स्टेप होंगे। इनमें से अगर हमने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, फीस जमा करवा रखी है, तो पहले दो पॉइंट्स हमको स्टेप नहीं करने। थर्ड स्टेप हमको करना है। क्या करना है थर्ड स्टेप में? हमें फिर से चॉइस फिलिंग और फिर से रिजल्ट आएगा। जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं किया था उन्हें ये सारे स्टेप करने। चौथे स्टेप में रिजल्ट वापस आ जाता है सेकंड राउंड का। वापस आप देखेंगे आपको कोई मेडिकल कॉलेज मिला क्या? नहीं मिला तो आप मॉपअप राउंड में वापस चॉइस फिलिंग करेंगे। और अगर आपको मिल गया है तो सुनिए यहां पे ढंग से, अगर फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल जाता है, सेकंड में अपग्रेडेशन करवा सकते हैं। लेकिन सेकंड राउंड में कोई कॉलेज मिलता है तो मॉपअप में अपग्रेडेशन नहीं होता है भाई। सेकंड राउंड कॉलेज या तो ले लीजिए या छोड़ दीजिए। अगर ले लिया ओके है, मॉपअप में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। अगर नहीं लिया, सेकेंड राउंड में आपको कोई कॉलेज मिला और आपने नहीं लिया, तो आपकी जो सिक्योरिटी फीस थी जनरल के लिए 10,000 रुपए, कैटेगरी वालों के लिए 5,000 रुपए, वो चली जाएगी, फोरफीट हो जाएगी, यानी आपको नहीं मिलेगी, रिफंड नहीं होगी। ऐसे केस में आपने कॉलेज नहीं लिया, आपकी फीस चली गई, आप अब मॉपअप में वापस फ्रेश रजिस्ट्रेशन करके एंट्री ले सकते हैं। अब ये केस किन बच्चों के साथ होता है? जिन्होंने सेकेंड राउंड में कॉलेजेस सारे फिल कर दिए, उन्हें कोई कॉलेज मिल गया लेकिन उन्हें वो कॉलेज नहीं चाहिए। तो इससे बचने का तरीका यही है कि आपको जो कॉलेज चाहिए केवल वही फिल करिए भाई। आपको नहीं चाहिए कोई कॉलेज तो मत फिल करिए। और किसी बच्चे ने कॉलेज फिल कर दिया, उसे मिल गया, अब उसने कहा ये तो बहुत दूर है, ये तो नया बना हुआ कॉलेज है, हमें नहीं चाहिए, अब क्या करें? तो वो कॉलेज नहीं लेगा, जाकर के नहीं लेगा तो इस केस में उसकी फीस फोरफीट हो जाएगी, उसकी सिक्योरिटी फीस उसको नहीं मिलेगी वापस। और अगर अब उसको मॉपअप में पार्टिसिपेट करना है तो उसे पहले राउंड से स्टार्ट होना है, यानी वापस रजिस्ट्रेशन करवाना है, फिर से वही 10,000 रुपए फिर से भरने पड़ेंगे, उसे वापस फीस भरनी है, फिर से चॉइस फिलिंग करनी है। ये तरीका रहेगा। लेकिन जिस बच्चे को सेकंड राउंड में भी कॉलेज नहीं मिला, उसे मॉपअप में फिर से फर्स्ट और सेकंड स्टेप करने की जरूरत नहीं है, सीधा उसे चॉइस फिलिंग करनी है और उसका रिजल्ट आएगा। तो आप समझ चुके हैं, ऐसे ही होता है स्ट्रे वैकेंसी राउंड। अगर मॉपअप में कोई सीट रह जाती है तो स्ट्रे वैकेंसी में जाती है। पहले तक ऐसा होता था कि सेकंड राउंड के बाद अगर ऑल इंडिया में कोई सीट बच जाती थी गवर्नमेंट की, तो वो स्टेट्स को ट्रांसफर हो जाती थी, लेकिन अब वो बंद हो चुका है। अब जो भी फिल होनी है ऑल इंडिया की 15% वो एमसीसी से ही होगी और 85% बची हुई सीट्स स्टेट ही फिल करेगा। ये अब तरीका है नया, तो आप इसको समझ लें। इस साल से नीट काउंसलिंग में एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, बदलाव आ रहा है, वो भी आप सुन लीजिए क्या है। तो भाई इस साल से नीट काउंसलिंग में क्या होने जा रहा है कि पहले तक क्या होता था कि जब भी हम इन 4 राउंड्स को देख रहे हैं, तो पिछले साल ऐसा हुआ था कि सेकंड राउंड में किसी बच्चे ने ऑल इंडिया में पार्टिसिपेट किया, स्टेट में भी किया, उसे कॉलेज मिला, नहीं मिला, उसने मॉपअप में भी पार्टिसिपेट कर लिया, इधर भी कर लिया। अब इस बार क्या है कि एक पोर्टल बनाया है एमसीसी ने, उस पोर्टल पे हर स्टेट और ऑल इंडिया कमेटी, सारे स्टेट्स और ऑल इंडिया कमेटी उन बच्चों का नाम डालेगी जिन्हें उनके स्टेट से या ऑल इंडिया से मेडिकल कॉलेज सेकंड राउंड में मिल गया है। ढंग से सुनिए, फर्स्ट राउंड में कोई मेडिकल कॉलेज मिलता है तो आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेकंड राउंड के मेडिकल कॉलेज को आपको लेना होता है। इस केस में कि अगर आपने छोड़ा तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि दूसरी तरफ आप जाएंगे, यानी समझिए ऑल इंडिया में हमने फर्स्ट राउंड में कोई सीट मिली, नहीं चाहिए, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, मत लीजिए। सेकेंड राउंड में कोई सीट नहीं मिली, छोड़ा, तो हमको मॉपअप में वापस पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। ले ली तो बस वहीं काउंसलिंग खत्म हो गई। अब आप स्टेट में जाकर के सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ये समझ लीजिए। ऐसा नहीं है ऑल इंडिया का भी सेकेंड राउंड में आपने कॉलेज ले लिया, स्टेट में जाकर के भी सेकेंड राउंड में कॉलेज ले लिया, ऐसा नहीं है। दोनों में से एक जगह पे ही कॉलेज लेंगे। जैसे ही आप सेकेंड राउंड ऑल इंडिया का कॉलेज लेंगे, लेते ही ऑल इंडिया कमेटी आपका नाम उनके पोर्टल पे डाल देगी, इस बच्चे ने कॉलेज अलॉट कर लिया है। अब उस स्टेट ने, जो इस स्टेट के आप हैं, आपकी अपनी स्टेट की लिस्ट से आपका नाम काट दिया जाएगा, क्योंकि आपने ऑल इंडिया में अपना काउंसलिंग में ले लिया है कॉलेज। ऐसे ही अगर आपने स्टेट के सेकंड राउंड में कॉलेज ले लिया है तो स्टेट अपडेट कर देगा पोर्टल में कि भाई इस बच्चे ने हमारे यहां से कॉलेज ले लिया है। ऐसे केस में ऑल इंडिया मॉपअप राउंड के लिए जो लिस्ट निकालेगी उसमें से आपका नाम काट देगी, क्योंकि उसे पता है कि ये बच्चा स्टेट में ले चुका है। ये इसी साल से अप्लाई होने वाला नया नियम है, तो इसको समझ लीजिए आप। काउंसलिंग कैसे होती है? पहले ऑल इंडिया का फर्स्ट राउंड होता है, फिर स्टेट का फर्स्ट राउंड होता है, फिर ऑल इंडिया का सेकंड राउंड होता है, फिर स्टेट का सेकंड राउंड होता है, यानी जिगजैग पैटर्न में चलती है।
ये आप समझ लीजिए, ऑल इंडिया का पहला राउंड होगा, जैसे ही वो खत्म हो रहा होगा स्टेट का फर्स्ट राउंड स्टार्ट हो जाएगा, स्टेट का फर्स्ट राउंड खत्म होने वाला होगा, ऑल इंडिया का सेकंड राउंड स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे चलता है, इसलिए आप एक जगह से ही मेडिकल कॉलेज को रख सकते हैं, खास करके सेकंड राउंड में। फर्स्ट राउंड का आप छोड़ सकते हैं, दिक्कत नहीं है। ये बात आप अच्छे से समझ चुके होंगे। तो ये होता है ऑल इंडिया काउंसलिंग में, इस तरह से आपको कॉलेज अलॉट होता है। इन केस लास्ट राउंड तक किसी बच्चे को कोई कॉलेज नहीं मिला तो उसकी फीस, जो सिक्योरिटी फीस है, वो रिफंड हो जाएगी, और उसके लिए भी एमसीसी की वेबसाइट पे लिस्ट दी जाती है आफ्टर काउंसलिंग। तो आजकल ये 4 राउंड्स हो रहे हैं, आपको पता चल गया है कैसे। डीम्ड यूनिवर्सिटी में आपको पार्टिसिपेट करना है, तो देखिए मैंने अभी ऑल इंडिया की बात कर ली। डीम्ड के लिए क्या रहता है, 2 लाख रुपए फीस होती है। ये जितनी भी अभी हमने बात की थी वो गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए की थी। डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए 2 लाख रुपए फीस है, चाहे वो जनरल है चाहे वो कैटेगरी का बच्चा है। 2 लाख रुपए आपको डिपॉजिट करना होगा सिक्योरिटी फीस। अगर कॉलेज नहीं मिला तो रिफंड हो जाएंगे 2 लाख। अगर कोई कॉलेज मिल गया, खास करके सेकंड राउंड में, फर्स्ट राउंड में अगर कोई कॉलेज मिलता है और आप छोड़ देते हैं तो आपकी फीस आपको मिल जाती है, वो ली नहीं जाती। लेकिन अगर सेकंड राउंड में हमको कोई कॉलेज मिलता है और हम छोड़ देते हैं उस कॉलेज को, तो वो फीस जो है 2 लाख रुपए या गवर्नमेंट के हिसाब से 10,000 रुपए, वो आपकी वापस ले ली जाएगी। तो भाई डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए 2 लाख रुपए होते हैं, ये आपको पता रखना है अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। ये भी आपको ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन और उसके बाद जब आप फीस सबमिट करते हैं तो करनी पड़ेगी। किसी बच्चे ने अगर 2 लाख रुपए सबमिट किए हैं तो गवर्नमेंट और जो उनके साथ की है दोनों को फिल कर सकता है। वहां लिखा हुआ आ जाएगा कितना आपकी फीस लग रही है, विद जीएसटी आपका लिखा हुआ आ जाएगा, वो फीस आपको सबमिट करनी होती है। तो भाई इस तरह से कॉलेजेस आपको अलॉट होते हैं। ये सब बात थी ऑल इंडिया काउंसलिंग की। सिमिलरली स्टेट, हर स्टेट अपनी एक काउंसलिंग करवाएगा, और आप जिस स्टेट के निवासी हैं या डोमिसाइल हैं, हम एक वीडियो और बनाएंगे, हमारा आप देख सकते हैं चैनल पे, डोमिसाइल के ऊपर एक वीडियो है। यानी हर बच्चे का एक डोमिसाइल होता है, आपका स्टेट। कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो केवल मार्कशीट्स पे, जैसे दिल्ली, 11th और 12th अगर आपने दिल्ली से किया है तो आपको वहां का डोमिसाइल मान लिया जाता है। जबकि कुछ ऐसी जगह है जहां आपको 10 साल से रहना पड़ता है, वहीं की स्कूल्स में पढ़ना होता है। जैसे राजस्थान में आपको 10 साल अगर आप रहते हैं या 10 साल से वहीं पढ़ रहे हैं तो आपको वहां का डोमिसाइल माना जाएगा। इसी तरह से अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं और वो कुछ जगह से किसी जगह से बिलोंग करते हैं लेकिन किसी और स्टेट में कई समय से काम कर रहे हैं, तो वहां उस क्राइटेरिया में उनको डोमिसाइल मिल जाता है। तो आपको डोमिसाइल क्राइटेरिया पता होना चाहिए। आप पे जिस स्टेट का डोमिसाइल क्राइटेरिया अप्लाई होगा, आप उसी स्टेट से स्टेट काउंसलिंग करवा सकते हैं, यानी उस स्टेट की गवर्नमेंट कॉलेज की सीट पे आप एडमिशन ले सकते हैं। अदरवाइज आप किसी दूसरे स्टेट की 85% सीट की गवर्नमेंट सीट पर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल बता रहा हूं, सुनिएगा। मैं राजस्थान का हूं, मेरा डोमिसाइल राजस्थान का है। मैं ऑल इंडिया में 15% पे इंडिया में से किसी भी कॉलेज की 15% सीट पे एडमिशन ले सकता हूं अगर मेरे उतने नंबर हैं तो। लेकिन 85% सीट्स में मैं केवल राजस्थान में एडमिशन ले सकता हूं गवर्नमेंट कॉलेज पे अगर मेरे उतने नंबर हैं। मैं चाहूं एमपी के गवर्नमेंट कॉलेज की 85% सीट पे मैं एडमिशन ले लूं, नहीं ले पाऊंगा क्योंकि मैं वहां का डोमिसाइल नहीं हूं। महाराष्ट्र में ले लूं, नहीं ले पाऊंगा। तो इस बात को आप समझ लीजिए। हालांकि प्राइवेट कॉलेजेस के लिए हम दूसरे स्टेट की कॉलेजेस ले सकते हैं। प्राइवेट कॉलेज, अभी तक हमने प्राइवेट की बात नहीं की थी। प्राइवेट कॉलेजेस का जो काउंसलिंग होती है वो स्टेट काउंसलिंग में ही होती है, ऑल इंडिया नहीं करवाता है। अगर मुझे चाहिए कि मैं कर्नाटक के प्राइवेट कॉलेजेस लूं, छत्तीसगढ़ के कॉलेजेस की फीस थोड़ी कम होती है, केरला के मेडिकल कॉलेजेस की, प्राइवेट कॉलेजेस की फीस थोड़ी कम होती है, तो अगर मुझे वहां के कॉलेज लेने हैं तो मैं वहां पार्टिसिपेट कर सकता हूं। लेकिन ऐसा सारे स्टेट्स पे अप्लाई नहीं होता है। कुछ स्टेट ओपन है, कुछ स्टेट क्लोज्ड है। ओपन मतलब सबके लिए खुले हुए हैं, और कुछ क्लोज्ड हैं यानी केवल अपने स्टेट के बच्चों के लिए खुले हुए हैं, प्राइवेट में भी। जैसे महाराष्ट्र में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में दूसरे स्टेट के स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, केवल मैनेजमेंट कोटा में कर सकते हैं जिसकी फीस बहुत हाई होती है। ऐसे ही गुजरात में दूसरे स्टेट के स्टूडेंट्स प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। एमपी में सेकंड राउंड से आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगर आप दूसरे स्टेट के स्टूडेंट हैं तो बहुत सारी चीजें हैं आपको काउंसलिंग के बारे में पता रखनी होगी, तब आप अच्छे से काउंसलिंग करवा पाएंगे। तो अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, ऑल इंडिया काउंसलिंग कर सकते हैं, स्टेट काउंसलिंग कर सकते हैं आपके खुद के स्टेट की। अगर आपको डीम्ड यूनिवर्सिटी चाहिए, आपको केवल ऑल इंडिया काउंसलिंग करनी होगी। अगर आपको स्टेट काउंसलिंग किसी और स्टेट से प्राइवेट मेडिकल कॉलेज चाहिए तो आपको ऐसे ओपन स्टेट्स में देखना पड़ेगा और आपके खुद के कॉलेज स्टेट में आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ले सकते हैं।
ये सब चीजें आपको पता रखनी है। हर स्टेट की भी अपनी फीस होती है, अपना पोर्टल होता है, अपनी वेबसाइट होती है, अपना रजिस्ट्रेशन होता है, अपनी चॉइस फिलिंग होती है और अपना रिजल्ट होता है। हर स्टेट के लिए ये डिफरेंट है। तो अगर कोई बच्चा चाहता है 5 स्टेट में पार्टिसिपेट करना, एक ऑल इंडिया, एक खुद का स्टेट, बाकी 3 स्टेट में उसको प्राइवेट काउंसलिंग करनी है, प्राइवेट कॉलेजेस की, तो उसको 5 काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा। 5 काउंसलिंग के फीस भी देनी होगी, चॉइस फिलिंग भी करनी होगी, सारी नोटिफिकेशंस पता रखनी होगी, कब उनके कौन से फॉर्म निकल रहे हैं, सारी अपडेट्स आपको रखनी पड़ेगी। पहले भी मैंने बताया, जिनको हमसे काउंसलिंग करवानी है उनको ये सब अपडेट्स हम देते हैं, उनके लिए सारा काम हम करते हैं, चॉइस फिलिंग हम करके देते हैं। उसके लिए क्या करना है, नीचे आपको एक नंबर दिख रहा है, इस पे व्हाट्सएप, कोशिश करिएगा स्टार्टिंग में कॉल ना करें, केवल व्हाट्सएप कर दें। इन केस हमसे बात करनी है, आप व्हाट्सएप में लिख दीजिए कि कॉल मी, या मुझे आपसे फोन पे बात करनी है, हम आपको फोन कर लेंगे। कारण यह है कि हमारे पास काउंसलिंग के ड्यूरेशन आफ्टर नीट एग्जाम तकरीबन दिन के 1000 कॉल्स आते हैं, और आपको भी पता है 1000 कॉल्स पे एक एक बच्चे को एक्सप्लेन करना फोन पे थोड़ा टफ रहता है। तो हम अपना ब्रोशर भेज देंगे, व्हाट्सएप पे डिटेल्स भेज देंगे। इन केस आपको फिर कोई क्वेरी होती है, आप बिल्कुल फोन पे बात कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए मैसेज कर दीजिए, बेटर रहता है। तो ये सारा एक जो तरीका है, ये काउंसलिंग के लिए था। कैसे ऑल इंडिया स्टेट सारी काउंसलिंग्स होती हैं, किस तरह से जिगजैग पैटर्न में पहले ऑल इंडिया 1 स्टेट 1, ऑल इंडिया 2 स्टेट 2 ऐसे चलता है, और किस तरीके से हम ऑल इंडिया स्टेट अलग अलग तरह की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्या फीस रहती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये रहता है भाई कि अगर कोई बच्चा जनरल से, तो 50th परसेंटाइल रिजल्ट में लिखा रहेगा। 50th परसेंटाइल का मतलब है, यानी पिछले अगर हम 3-4 साल की बात करें तो जनरल का रहता है 130 से 150 मार्क्स के बीच। ये है क्या, कट ऑफ। कट ऑफ का मतलब आपको सिलेक्शन इंश्योर नहीं हो गया है, लेकिन आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आप ओबीसी SC ST हैं तो 40 परसेंटाइल रहता है टोटल का, यानी अराउंड में अगर बात करूं 105 नंबर से 120 नंबर के बीच कहीं आता है, अगर पिछले 3 साल की बात करें हम, तो ये कट ऑफ मार्क्स हैं। इसका मतलब अगर इतने नंबर आपके रहे हैं इस बार, या जो भी रहेगा इस बार कट ऑफ, रिजल्ट में लिखा रहेगा, आपके रिजल्ट के साथ में नीचे लिखा हुआ आएगा कट ऑफ कितना है। उसका मतलब है कि उससे ज्यादा नंबर जिस भी बच्चे के हैं उस कैटेगरी में, वो बच्चा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। चाहे वो MBBS काउंसलिंग हो, चाहे वो आयुष काउंसलिंग हो, चाहे वो BDS काउंसलिंग हो, वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। अगर इतने नंबर भी नहीं आए, इससे भी कम नंबर आ गए, किसी बच्चे के 50 नंबर ही आए 720 में से, 80 नंबर ही आए, तो ऐसे केस में वो बच्चा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। ये आप ध्यान रखिए। तो एक चीज, काउंसलिंग से ही एडमिशन होता है हमेशा। कोई अगर आपको ऐसे फ्रॉडर्स मिलते हैं जो कहते हैं हम आपका डायरेक्ट एडमिशन करवा देंगे, यहां करवा देंगे, वहां करवा देंगे, डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता है, काउंसलिंग से होता है। चाहे कॉलेज में आप बात करके आ सकते हैं, आप डायरेक्टली नहीं, अगर कोई ऐसा कहता है बिल्कुल कॉलेज में बात हो जाती है कई बार, लेकिन वो भी काउंसलिंग से ही होगा। प्रोसेस पूरा तरीके से चलेगा, वरना आपका एडमिशन गलत माना जाएगा, और गलत एडमिशन कभी भी अगर आप लेते हैं तो आप फंस जाएंगे, क्योंकि ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जो बिना काउंसलिंग के गलत तरीके से एडमिशन ले पाता है। ये आप समझ लीजिए। तो ऐसे फ्रॉडर्स के भी फोन आपके पास बहुत आएंगे, मैसेजेस आएंगे, उनसे बचना है और सही तरीके से एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में पहुंचना है। ऑलरेडी सारी डिटेल्स हमने दे दी हैं। अगर आपने हमारे 2 चैनल्स, यानी ये नीट काका जेई और कॉलेज काका, 2 अलग अलग चैनल्स हैं, नहीं सब्सक्राइब किए हैं, पहले कर लीजिए। लास्ट राउंड तक बहुत हेल्प आने वाली है इन 2 चैनल्स से। कॉलेज काका में हम काउंसलिंग से रिलेटेड सारी चीजें डालते हैं, जबकि कुछ मेन नोटिफिकेशंस या कोई बड़ी न्यूज होती है नीट काका जेई, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं तो हम उस पर भी डालते हैं। दोनों चैनल्स पे आप एक्टिवली हमारे साथ बने रह सकते हैं। नंबर आपको मिल गया है, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और जुड़े रहिए हमारे साथ में। इसी तरह की बहुत अच्छी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। तो एक अच्छे मेडिकल कॉलेज पहुंचिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। ऑल द बेस्ट।